Thanks for joining in for today's Value Talk session. So, as we know, today's topic is very interesting: how to generate a regular pension income from real estate. हम सब अभी तक जो भी इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं अपने गोल्डन पीरियड के लिए, रिटायरमेंट के लिए, हम या तो उसको बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट में डालते हैं जो कि पीपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, या फौजी भाषा में अगर मैं बोलूं तो डीएसओपी वो होता है, और या फिर हम रिस्क में चले जाते हैं, म्यूचुअल फंड्स की तरफ चले जाते हैं। बट एक ऐसी चीज शायद हम कभी गौर ही नहीं करते कि जो हमारा रियल एस्टेट है जिसमें हम सब लोगों की जनरली इन्वेस्टमेंट होती है, वही हमें बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। So, not delaying it further, I welcome Captain Vipul Chaudhary, who is also the founder of Value Talks platform. He has experience of real estate for more than 13 years now. So, we have our expert who will be sharing his views on how we can generate a regular income for our retirement period through real estate. Vipul sir, over to you. हाय, थैंक यू गुरप्रीत। मेरा तो खैर रियल एस्टेट से पिछले 15 साल से आई हैव बीन वर्किंग इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री एंड आई हैव बीन अ पर्सन हु हैज बीन आस्किंग अदर्स टू इन्वेस्ट। सो मेरा तो एक बायस है रियल एस्टेट की तरफ। आई एम डेफिनेटली समवन हु प्रेफर्स रियल एस्टेट, बट आई वुड से कि आप अपनी तरफ से पूछें आप मुझसे क्या जानना चाहेंगे, सो दैट द ऑडियंस कैन हैव अ मोर बैलेंस्ड ओपिनियन। सो सर, जानना सिर्फ ये चाहेंगे कि अब आज की डेट में मेरी एज है 42, कोई इन्वेस्टर जो अभी स्टार्ट कर रहा है अपनी फर्स्ट जॉब जिसने स्टार्ट की होगी उसकी एज होगी शायद 20-25, और कुछ लोग होंगे जो ऑलरेडी रिटायरमेंट के पास होंगे। सो आपका क्या सजेशन है कि एज ग्रुप के हिसाब से हमें रियल एस्टेट में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? ओके, सो गुरप्रीत, इफ आई से मेरे से अगर आप पूछे, मैं इसको तीन बहुत ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। ऑल्दो अगेन दीज आर ऑल जनरलाइजेशंस एंड स्पेसिफिक लोगों को स्पेसिफिक सॉल्यूशंस ढूंढने चाहिए। बट अगर मैं बहुत जनरली बात करूं, सो देयर आर गोइंग टू बी थ्री ब्रॉड कैटेगरीज। वन, 35 years and less, and I'm making here an assumption, it is an assumption कि रिटायरमेंट की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट जो है वो या तो 65 इयर्स की एज में होती है या 60 इयर्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल नाउ आर एबल टू मेंटेन देयर हेल्थ इन अ वे दैट पीपल वर्क टिल 65 तक। जनरली जो मेंटल काम करने वाले प्रोफेशनल्स हैं आपके हमारे जैसे, वो 65 इयर्स तक अच्छे से अपना काम कर पाते हैं। सो अगर कोई भी 60 आज की डेट में 35 इयर्स से कम है एज में, so my recommendation would be that they should look at making investments either in residential properties or commercial properties in far areas या outskirts of the cities, या either to say even suburbs। अगर मैं एनसीआर को एग्जाम्पल लूं और अगर मेरी उम्र आज 30 साल की होगी और मैं उस प्रॉपर्टी को अपने पेंशन प्लान, मैंने से पेंशन प्लान मीन्स इफ आई एम लुकिंग दैट एट दैट एज अ प्रॉपर्टी जो मुझे आने वाले समय में एक रेगुलर एन्युटी या रेगुलर रेंटल इनकम देगा, और जिससे कि मुझे एक्चुअल ग्रोथ आज से 15, 20, 25 साल बाद लेने की उम्मीद है। सो आई शुड बी लुकिंग एट फादर एरियाज जो मेरे बजट में आएंगे। वहां अगर मैं सही प्राइस की प्रॉपर्टी खरीदूंगा तो मुझे उनसे फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 30 साल का हूँगा तो मैं खुद अपने लिए, अपने निवेश के लिए कोई एक प्रॉपर्टी, अगर गुड़गांव से बात करें तो धारूहेड़ा भिवाड़ी की तरफ लूंगा, नोएडा से बात करें तो ग्रेटर नोएडा या उस तरफ लूंगा, फरीदाबाद से बात करें तो पलवल बल्लभगढ़ की तरफ लूंगा, बिकॉज मुझे ये भरोसा है कि अगले 20, 25, 30 साल में ये एरियाज उतना ग्रो कर जाएंगे कि मेरा आज एक छोटा इन्वेस्टमेंट आने वाले समय में बड़ा होकर के मुझे एक अच्छा रेंटल रिटर्न और एक अच्छा कैपिटल अप्रिसिएशन देगा। दूसरा, एक अगर हम एक एज कैटेगरी की बात करते हैं जो लेट्स से आपकी और मेरी एज के, यू आर 42, आई एम 44, सो इफ वी टॉक अबाउट दिस एज कैटेगरी देन, और से 40-45 वाले जो आज से 20 साल बाद अपने पेंशन के लिए प्लान कर रहे हैं और कंपैरेटिवली हमारी एज तक आते आते थोड़ा सा हमारा
फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज टू अर्न भी बेटर होती हैं, हमारे सैलरी स्ट्रक्चर भी बेटर होते हैं, कोई काम कर रहे हैं तो वो भी थोड़ा एस्टेब्लिश हो चुका होता है। सो वहां पर हमें बहुत दूर ना जा करके, लेकिन एकदम शहर के पास की जगह अगर हम आउटस्कर्ट्स में देखें, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से गुड़गांव, देन मे बी न्यू गुड़गांव, सोहना, वन ऑप्शन जस्ट एज एन ऑप्शन। अगर मैं नोएडा की बात करूं तो नोएडा एक्सटेंशन, गाजियाबाद के कुछ एरियाज या एरियाज विच आर जस्ट अबाउट टू, जहां नोएडा इज जस्ट एंडिंग, नोएडा ग्रेटर नोएडा वाले वो जो पैचेस हैं विच आर ऑन दैट आउटस्कर्ट्स ऑफ नोएडा, दैट कुड बी एन वाइबल ऑप्शन। और अगर हम बात करते हैं उन उस एज ब्रैकेट की विच इज नाउ 55 प्लस और 60, wherein they are not now exactly looking for a huge capital appreciation or a long term capital appreciation, then they should be looking at properties जहां से उनको एक अच्छे अमाउंट का रेगुलर रेंटल इन्वेस्टमेंट आ जाए, जो कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज में मिल सकता है। अगर कोई पूरी तरह से ज्यादा पैसा कमर्शियल प्रॉपर्टीज में नहीं लगाना चाहता है कि भाई मैं 50 लाख करोड़ रुपए नहीं लगाना चाहता हूँ, तो दे कैन गो फॉर ऑप्शंस लाइक फ्रैक्शनल ओनरशिप या आरईआईटीज के थ्रू या इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के थ्रू, उनके थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं आपको इसके लिए एक छोटी सी स्लाइड भी दिखाता हूँ, सो दैट यू नो इट काइंड ऑफ एक दो स्लाइड्स विच विल create some. So I would say that, you know, and these are very very broad generalizations. Other than that, I would say जो भी हैं वो अपने कंसल्टेंट या किसी समझदार आदमी के साथ बैठ के बात करके they can have a more detailed and one-to-one discussion on their investments. But generally speaking, if the age is 30 to 35 years, then invest in a property which is on the outskirts, yeah, a suburb of a suburb. So Gurgaon is, let's say, a suburb of Delhi. गुड़गांव का सबर्ब हुआ दारुएड़ा, भिवाड़ी, ये गुड़गांव के सबर्ब है। इसी तरह नोएडा इज अ सबर्ब ऑफ दिल्ली, तो नोएडा के सबर्ब हुए ग्रेटर नोएडा या उससे भी आगे जो डेवलपमेंट्स हो रही है। बट वहां इन लोगों को दे शुड इन्वेस्ट विद एन आइडिया दैट इनको 5-7 साल में वहां ग्रोथ नहीं मिलेगी। अगर वो आइडिया से इन्वेस्ट करते हैं तो जनरली वहां पर फंस के खड़े हो जाते हैं। इसी तरह अगर कोई फरीदाबाद में कर रहा है तो उन्हें भी और आगे के एरियाज के अंदर बल्लभगढ़, पलवल, वहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरे और आपकी एज ब्रैकेट के जो लोग हैं उनको अपकमिंग एरियाज जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और जो 55 साल से ऊपर के लोग हैं दे शुड इन्वेस्ट इन कमर्शियल ऑप्शंस, फ्रैक्शनल ओनरशिप, आरईआईटीज। तो बहुत ही अच्छी समरी है सर स्लाइड पे। सो आई थिंक क्लियरली इट सेज कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जा रही है तो हमें थोड़ा नजदीक आता जाना चाहिए और ऐसी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए उस एज पे आके जहां पर मेरे पास रिटायरमेंट और मेरी एज में गैप बहुत कम है। उस फेज में आके ऐसी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए जिसमें मेरे को इमीडिएट या बहुत कम पीरियड में एक रेगुलर इनकम आनी शुरू हो जाएगी। सही कह तो रहे सर ये तो हमने एक तरह से फायदे देखे और हमने ये डिस्कस किया कि एज के हिसाब से, क्योंकि मैं 30-35 की ब्रैकेट में हूं तो मेरे पास लगभग अगले 30 से 35 साल है वेटिंग पीरियड till the time I retire. So that is why I'm going to outskirts and then upcoming areas and so on and so forth. But इसमें रिस्क इन्वॉल्व क्या है? बिकॉज पेंशन एक ऐसी चीज है, रिटायरमेंट एक ऐसी चीज है, हमने आज अगर पैसा लगा दिया और भगवान ना करे वो पैसा किसी रीजन से ब्लॉक हो जाए, डूब जाए, तो सारी प्लानिंग मतलब गड़बड़ा जाएगी और मतलब उस टाइम पे फिर रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सही कह रहे हैं सर। तो मैं I'll move on to the next slide which kind of captures the major risk which I have learned in my 15 years of experience in real estate, which I would advise आप किसी भी एज ब्रैकेट में ये चीजें जरूर देखनी चाहिए। फर्स्ट, legality. So the major risk which if I am an investor and if it is my money or if I'm advising an investor, then I would say first is legality, कि आपकी प्रॉपर्टी जो है वो अप्रूवल्स में, मार्केटेबिलिटी और इसको चेक करने का एक, अगेन, तो डिलीजेंस का कोई एंड नहीं है। आपको जितना डिलीजेंस कर सकते हैं अपने लेवल पर जरूर करना चाहिए। बट एक बेसिक थंब रूल, आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं कोशिश करें कि आप उसमें एक बैंक लोन लें, चाहे वो नोशनली लें, बिकॉज उससे क्या होता है, बैंक आपसे एक बेसिक ड्यू डिलीजेंस मार्केटेबिलिटी की करवा लेता है। सेकेंड इज प्राइसिंग। कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उस एरिया के, उस जगह के आसपास के 5 से 7 प्रॉपर्टीज का प्राइस कंपेयर कीजिए।
सिमिलर प्रोडक्ट्स का प्राइस कंपेयर कीजिए सो दैट यू गेट अ फेयर आइडिया ऑफ द एवरेज प्राइस ऑफ दैट काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट। थर्ड है डिलीवरी ऑफ द एसेट, जो मैं पीछे वैल्यू टॉक्स में भी आपको बताया, और भी मैं अपने क्लाइंट्स को यही एडवाइस करता हूँ कि जहां तक हो सके आप तैयार प्रॉपर्टीज खरीदें। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज तभी खरीदें अगर आपके पास में आज सच में एक मुश्त पैसा देने की फिनेंसेस नहीं है। इफ finance is not a concern, then you should try and buy a ready to occupy property। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि रेडी टू ऑक्यूपाई प्रॉपर्टी महंगी होती है, नहीं। अगर आप कंपैरिजन करें, ढंग से समझें, तो रेडी टू ऑक्यूपाई प्रॉपर्टीज जो हैं वो एज कम्पेयर टू अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज महंगी नहीं होती है। इनफैक्ट बहुत बार तो वो सस्ती भी मिल जाती है अगर कोई अच्छे से खोजबीन करे तो। चौथा, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। Unless until you are buying a piece of land, real estate is a product, a usable product। जैसे एक गाड़ी है, गाड़ी इज अ यूजेबल प्रोडक्ट। आप जितनी अच्छी गाड़ी खरीदेंगे, उसकी जितनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी होगी, वो कार आपको उतना ही अच्छा सर्विस देगी। इसी तरह से आप जितने बढ़िया क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन का प्रॉपर्टी खरीदेंगे, वो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ 20, 30, 40, 50, जितने भी समय आप होल्ड करें उस पीरियड को, वो आपसे उतना ही कम खर्चा मांगेगी, उतना ही बेटर आपको रिटर्न्स यील्ड करेगी। बिकॉज क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इज गोइंग टू डिसाइड द यूजेबिलिटी, लॉन्जेविटी एंड द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। सो इस चीज के ऊपर काफी ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर मैं ये, this should not be an exaggeration to say that people should employ the services of maybe a good architect or a good engineer who can do audit for them कि ये property का construction quality कैसा है। एंड देन नेक्स्ट इज, आप अगर वहां नहीं रहते हैं या आप रहते भी हैं, तो भी कौन उस प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा, कौन मेंटेन करेगा, कौन उसकी पीरियोडिक मेंटेनेंस करेगा, कौन वहां पर टेनेंट लाएगा, टेनेंट से कौन नेगोशिएशंस करेगा, पेपर वर्क कौन करेगा। इस सब के लिए भी पीपल शुड हैव सम काइंड ऑफ अ प्लान, और एटलीस्ट दे शुड नो कि मुझे इस तरह से इसको मेंटेन करना पड़ेगा, इसके ये कॉस्ट आएंगी, इसके ये खर्चे आएंगे, और ये इसको घटाने के बाद ही मेरी प्रॉपर्टी का ये रिटर्न कैलकुलेट करना चाहिए। सो अगर ये 5 ब्रॉड रिस्क को हम कैलकुलेट किया या कवर करके चलते हैं, तो आई थिंक कि मोस्टली एक ठीक सा डिसीजन लिया जा सकता है। These are very good points, sir. In fact, मैंने खुद कभी ये लास्ट वाले 2 पॉइंट्स सोचे ही नहीं थे, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे चेक करें, या जो लास्ट पॉइंट आपने लिखा कि फ्यूचर में उसको मेंटेन कैसे करना है। सो आई थिंक दीज आर द वेरी गुड पॉइंट्स। सो हमने रिस्क देखे, एंड ऑब्वियसली इफ यू आर इन्वेस्टिंग a good amount of money, 25 lakh, 50 lakh, 1 CR plus, whatever amount of money we are investing, I think you brought out a very valid point that we should do some due diligence, and along with that we should take services of professionals who are expert in this field, because there is a huge amount of money which is involved. So we should not just blindly invest money anywhere and later on repent. ये तो सर हमने रिस्क की बात कर ली, बट जो हमारा आज का टॉपिक है कि हम एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम अपने गोल्डन पीरियड के लिए, रिटायरमेंट पीरियड के लिए कैसे क्रिएट करें, और उसमें सेफ्टी की कुछ बात हमने कर ली है, लेकिन वो आगे के लिए भी एक तरह से वो सेफ रहे, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ओके, सेफ्टी तो कैप्टन गुरप्रीत, मैं इसमें यही कहूंगा कि सेफ्टी इज मेजरली ड्रिवन बाय 2 फैक्टर्स। वन, कि मेरा टाइटल मार्केटेबल हो, एंड सेकंड, मेरे को प्रोजेक्ट की डिलीवरी मिल जाए। अगर ये चीजें मैं इंश्योर करता हूं, तो मोर और लेस वी आर एबल टू फाइंड रियल एस्टेट which is safe and should be beneficial in times to come। जो मेजर इशू जो जो फेस होता है, वो है कि मैं एक एसेट बेस कैसे बनाऊं अपने लिए। मैं एंड दिस वुड बी मोर एप्लीकेबल टू यंगर पीपल, बिकॉज थैंकफुली अदर देन द ऑफिसर्स इन इंडियन आर्मी जो 20 साल कम से कम नौकरी करते हैं, अगर उन्हें हम छोड़ दें, विच इज नाउ अक्रॉस द नेशन अ वेरी वेरी स्मॉल प्रिविलेज्ड percentage, other than that there are no pensions anywhere। Government of India has stopped giving pensions after 2004. That is now a contributory pension scheme. It is not a full pension scheme the way
डिफेंस ऑफिसर्स, दोज आर परमानेंट कमीशन ऑफिसर्स दे गेट, एंड कॉर्पोरेट में तो पेंशन है ही नहीं। सो पेंशन क्रिएट करने के लिए अगर मुझे आज एसेट बेसिस क्रिएट करने हैं, then real estate does provide a very, very viable long-term solution wherein people can create an asset base and use bank loans as a leverage to create wealth, which then further can give them continuous rental returns in their senior age. It takes a lot of discipline, it takes a lot of financial pain in the initial years to achieve that thing, but ऐसा किया जा सकता है। एक एक बहुत कॉमन सेंसिकल सा उसका फॉर्मूला है जो पता सबको होता है, लेकिन उसको फॉलो बहुत कम लोग कर पाते हैं। मैं आपको आई जस्ट काइंड ऑफ शेयर इट विद यू। इट्स वेरी कॉमन सेंसिकल। शायद मेरी स्लाइड देखने का लगेगा कि ये तो बच्चों वाली बात है, बट वही है कि मतलब इट इज सो कॉमन सेंसिकल कि अगर मैं 1 घंटा रोज वॉक करूंगा तो मेरा वेट कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी किसी को बताना पड़ता है। सो इट्स एज सिंपल एज दैट। आई शो वन मोर मतलब स्लाइड, और मुझे लगता है कि ये बहुत कम लोग अचीव कर पाते हैं, लेकिन जो करते हैं वो लोग बहुत वेल्थ बना पाते हैं इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे प्रॉब्ली आर वर्किंग क्लास पीपल लाइक यू एंड मी। दे आर नॉट बिग इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं है, फिर भी वो बहुत वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। So I'll just show this slide to you, and it's a simple formula. आप मतलब if I say that probably how this will work is आप जो भी कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं लोन लेकर के, आप प्रॉपर्टी इस तरह से खरीदिए कि आप उसकी ईएमआई जो है वो खुद से पे करें, उसके रेंट से आप अपनी ईएमआई को लिंक नहीं करेंगे। दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। सो आप एक ऐसी प्रॉपर्टी खरीदें, और दिस इज फॉर यंगर पीपल, दोज आर इन द एज ब्रैकेट ऑफ 30-35 इयर्स। अगर वो लोग इस तरह से करते हैं कि मैं आज लेट्स से मैं दिल्ली में रहता हूँ या नोएडा रहता हूँ, मैं ग्रेटर नोएडा की एक ऐसी प्रॉपर्टी खरीदता हूँ जो शायद 50 लाख की प्रॉपर्टी है, और उसकी जो भी ईएमआई आती है मैं पूरा अपनी तरफ से पे करूंगा। फर्स्ट रूल। सेकंड, जो भी मुझे रेंट आता है जितना भी कम, दैट रेंट आई री इन्वेस्ट इन पेइंग ऑफ द लोन। जो होम लोन है उसको मैं रेगुलर जो है वो प्रीपे करता जाऊंगा उस लोन को। एंड देयर आर नाउ सच प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन दी होम लोन, जैसे एसबीआई का एसबीआई मैक्स है, जहां आप कंटिन्यूसली प्रीपे कर सकते हैं। दैट्स काइंड ऑफ एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। उसके अलावा जो भी मुझे इस होम लोन के बेसिस पर टैक्स सेविंग होगी, उसे भी मैं लोन को प्रीपे करने में लगाऊंगा। एंड फाइनली आई वुड से कि जो भी मेरा ईयरली इंक्रीमेंट या अप्रेजल या डीए का जो अगर कोई मुझे अलाउंस मिलता है कुछ है, उसका 30% पैसा आई विल रीइन्वेस्ट इन प्रीपेइंग दिस लोन। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो एक 30 साल का लोन बहुत आराम से 10 से 12 साल में रीपे हो जाता है। एंड जब शुरू में लोन ले रहे हैं तो टेक अ मैक्सिमम टेन्योर लोन 25-30 ईयर्स। आप जितना यंग है आपको उतने लंबे टेन्योर का लोन आसानी से मिल जाता है। नाउ इन इंडिया गेटिंग अ 30-year होम लोन इज अ वेरी वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड एंड इजी फैक्ट, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और उसी लोन को आप मेहनत से, डिसिप्लिन से 10 से 12 साल में रीपे कर दीजिए। इसके बाद में सर जब ये हो जाता है, सो वंस यू आर डन विद दिस, देन यू कम टू द नेक्स्ट थिंग, रिपीट दिस बाय अ सेकंड प्रॉपर्टी। और उसके साथ भी पहले वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आपकी सेकंड प्रॉपर्टी 8 से 10 साल में ही लोन फ्री हो जाएगी। यू बाय अ थर्ड प्रॉपर्टी। अब इन तीनों प्रॉपर्टीज का रेंट आप लोन रीपे कीजिए, इंटरिम पेमेंट कीजिए, आप 5 से 6 साल में जनरली आप एक तीसरी प्रॉपर्टी को भी लोन फ्री कर लेंगे। सो आप जो है वो 30 साल के अंदर बहुत इजीली 3-4 प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करके 30 से 40 करोड़ का एसेट बना सकते हैं, जो कि लोन फ्री होगा, विच विल गिव यू a rental return even if we are counting it at around 7 to 8% over a long period average। तो आप देख लीजिए कि 30 करोड़ का 7% जो है वो महीने का लगभग 2 लाख रुपए होता है, extrapolated over next 30 years, which will easily suffice for providing pension to a professional who has worked for 30-35 odd years। बट ये करना बहुत मुश्किल है। ये लिखना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल है। मैं एक दो I'll recommend 2 books which otherwise are not very famous books, but मैंने बुक्स पढ़ी, वहां पर इन लोगों ने इस तरह की बातें करी थी। एंड दीज आर नॉट पल्प फिक्शन वाली फाइनेंस की किताबें नहीं है।
these are serious books which have been researched, database books. There is one book easily available on Amazon. People can make a note of it. It is A Millionaire Next Door, wherein the author has researched around 1,000 odd millionaires कैसे उन्होंने अपने पैसे बनाए. Millionaire in US is equivalent to a person who has at least 10 crore assets in India. So एक book ये है which I would recommend. And a second book by the same authors is The Millionaire Mind. How people who create wealth, and this is not people who are supposed to be कोई बहुत बड़े businessmen या बहुत बड़े industrialists. They were everyday people, those who had a certain amount of income, and how they created wealth by different means. And this book is not about real estate. It is about how to manage your investments and over a period of time develop your money to have a comfortable life. Just one last point from my side, जो आपने बहुत ही एक अच्छा point बताया कि एक डिसिप्लिन चाहिए लाइफ में ये सब कुछ करने के लिए. एंड आई कंप्लीटली एग्री. मतलब डेटा भी यही कहता है कि लोग लोन लेते हैं 25 साल 30 साल का, बट जनरली वो 10 साल में प्री पे कर देते हैं, लोन खत्म हो जाता है. वो अलग बात है, क्योंकि उनको शायद ये चीज पता नहीं होती, तो वो कभी सेकंड प्रॉपर्टी या थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में सोचते ही नहीं, क्योंकि वो उस हिसाब से नहीं सोचते कि मेरे को अपना पेंशन का प्लानिंग आज से ही शुरू करना है. बट एक जो सीक्रेट सॉस है इस चीज की कि मैं वो डिसिप्लिन लेके आऊं, मैं एक पेशेंस रखूं अपने अंदर, क्योंकि बीच में कुछ न्यूज मेरे पास आएगी कि वो तो अप्रिसिएशन हो ही नहीं रहा. एंड एवरीवन नोज दैट दिस इज अ लॉन्ग टर्म असेट. 25 साल 30 साल की हम बात कर रहे हैं, बट कई बार वो कुछ ऐसी न्यूज आती है, हम शायद 2 साल 3 साल 5 साल में घबरा जाते हैं. तो कुछ आप सजेशन देना चाहेंगे, हाउ डू वी रियली कंट्रोल आवरसेल्व्स and make sure that we don't take any hasty decision and just exit from such a fantastic investment? कैप्टन गुरप्रीत, आई थिंक आपने खुद ही इसका आंसर कर दिया कि पेशेंस, और हमें पता है कि चीजें आगे ठीक भी हो जाएंगी. मैं इसको एक दूसरी एनालॉजी से कहूंगा. मान लीजिए आज मेरे पास में कोई एक एम्प्लॉय काम करने आता है और ही इज अ गुड हार्ड वर्किंग पर्सन, 3-4 साल अच्छे से काम कर रहा है. बीच में अगर वो 2 महीना बीमार हो गया तो मैं उसे नौकरी से तो नहीं निकालूं. इफ ओवरऑल एंड आई नो कि वो ठीक होकर वापस आएगा तो वो अपना ये बीमारी वाले पीरियड को भी रिकूप कर लेगा. और अदरवाइज लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स में इज अ पर्सन आई वुड लाइक टू वर्क विद फॉर अ लॉन्गर पीरियड, बिकॉज दैट पर्सन इज एडिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू टू माय ऑर्गेनाइजेशन. So I should have that faith, that vision, because ऐसा नहीं है तो फिर कुछ भी काम नहीं करे. तो शॉर्ट टर्म में एक्चुअल में इन्वेस्टिंग होता ही नहीं है. इन्वेस्टिंग implies लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म में इट इज ऑल ट्रेडिंग एंड स्पेकुलेशन. मैं उसके आई एम नॉट सेइंग कि पीपल शुड नॉट ट्रेड और दे शुड नॉट स्पेकुलेट, बट दे शुड नॉट कंफ्यूज व्हाट दे आर डूइंग. No, I think that's a great point. Gotta focus on your